हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। आज मैं आपसे एक बहुत ही मालेफिक एंटिटी के बारे में बात करने वाला हूं और ऐसी चीज जो आपको किनारे कर सकती है या वंचित रख सकती है या दूर रख सकती है आपको आपके जिंदगी के कुछ बहुत ही अहम नतीजों से। कभी कभी वो नतीजे वो इलाके हो सकते हैं बहुत ही आप पाएंगे कि आप उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे आप कितनी भी एनर्जी लगा दें उस घर या उस राशि की खूबियों में, आपको वो चीज मयस्सर ही नहीं होती। और इसकी वजह है एक बहुत ही मालेफिक एंटिटी का मौजूद होना जो उस घर और उस राशि के सारे नतीजे सोख लेती है। और वो बहुत ही ताकतवर मालेफिक एंटिटी है केतु। अब केतु के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं इन गलतफहमियों को दूर कर सकूं या केतु के बारे में एक नया पहलू जोड़ सकूं। और मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और ये आपको आध्यात्म की तरफ ले जाता है, जबकि असलियत इसके उलट है। केतु का होना इस बात की गारंटी नहीं कि आप आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि केतु आपसे वो काम करवाता है जिनकी वजह से शायद आप आध्यात्म की तरफ रुख करें। ये एक आखिरी नतीजा है, न कि खुद केतु से सीधा मिलने वाला प्रोडक्ट। तो आपको इसे इस नजरिए से देखना चाहिए कि केतु की एनर्जी क्या है और ये कैसे जाहिर होती है, बजाय इसके कि सिर्फ आध्यात्म का लेबल केतु पर चिपका दिया जाए। तो सबसे पहले केतु है क्या? तो केतु स्वरभानु का दूसरा हिस्सा है। एक हिस्सा है राहु और दूसरा हिस्सा है केतु। और राहु क्या दर्शाता है? राहु दर्शाता है किसी भी कीमत पर कुछ पाने की कोशिश, चाहे उसके लिए मैनिपुलेशन ही क्यों न करनी पड़े। टैक्टिक्स, डिप्लोमेसी, शॉर्टकट, कुछ भी इस्तेमाल करके वो पाना जो आप चाहते हैं और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना, चाहे अनैतिक या गैर अखलाकी तरीके ही क्यों न इस्तेमाल करने पड़े। केतु राहु का उलट है। तो इसका मतलब है न कोई भूख, न कोई लालच, न कोई आकांक्षा, न कोई जरूरत और न ही कोई एनर्जी उस राशि और घर की खूबियों को पाने के लिए जिसमें केतु बैठा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि केतु आपको उस घर और राशि के नतीजों से वंचित रखता है जिसमें वो बैठा है, और उस ग्रह के नतीजों से भी जिसके साथ वो बैठा है। तो केतु एक सोखने वाला ग्रह है। राहु सफेद रोशनी की तरह है। राहु क्या करता है? सफेद रोशनी की तरह जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो क्या होता है? आपके सामने एक सफेद स्क्रीन होती है। वो सफेद स्क्रीन क्या करती है? वो उन सारे रंगों को वापस रिफ्लेक्ट करती है जो प्रोजेक्टर उस स्क्रीन पर डालता है। तो आपको पूरी तस्वीर दिखाई देती है, क्योंकि हर एक पिक्सेल जो सफेद स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा है वो वापस आपकी आंखों की तरफ प्रोजेक्ट होता है और आप तस्वीर देख पाते हैं। अगर आप वहां एक पूरी काली स्क्रीन रख दें, एक केतु रख दें, तो काली स्क्रीन सारी रोशनी सोख लेगी और आप स्क्रीन पर मुश्किल से कुछ देख पाएंगे। इसीलिए जितनी गहरी और गहरी स्क्रीन होगी उतनी ही कम रोशनी आप देख पाएंगे। तो केतु उस चीज का उलट है जो राहु रिप्रेजेंट करता है। तो अगर राहु लालच है तो जैसा मैंने कहा, केतु है नो लालच, नो चाहत, नो आकांक्षा, नो जरूरत। और जब केतु नो जरूरत है तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी केतु बैठा हो, आप में उस घर की खूबियों को पाने की कोई एनर्जी नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि आपकी उसके लिए कोई आकांक्षा ही नहीं है, बल्कि आप में उसे करने की दिलचस्पी और कोशिश ही नहीं होती। आप चाहते हैं कि वो आपके लिए हो जाए, बिना आपकी कोई मेहनत के। आप चाहते हैं कि वो आपको ऐसे ही थाली में सजाकर दे दिया जाए, बिना किसी मेहनत के या किस्मत से, सिर्फ किस्मत से। और जब आप उस खास घर या राशि के लिए बहुत कम मेहनत करते हैं और आपको नतीजे नहीं मिलते, तो आप सोचते हैं, तो फिर मैं दूसरों की तरह लकी क्यों नहीं हूं? दूसरों को थाली में सब कुछ क्यों मिल जाता है? ऐसा क्यों है कि मुझे कुछ भी पाने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है? मुझे एक घर या गाड़ी पाने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। महीनों से मैं गाड़ी लेने की कोशिश कर रहा हूं और मिल नहीं रही। सालों से प्रमोशन पाने की कोशिश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा। सालों से रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा। सालों से अपने बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पहुंच नहीं पा रहा, या मुझे बच्चे ही नहीं मिल रहे। तो केतु वो ग्रह है जो आपको उस घर की चीजों के लिए संघर्ष करवाता है जिसमें वो बैठा है। और उस घर का कम से कम एक इलाका ऐसा जरूर होगा जिसमें केतु बैठा है, जहां आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, किसी भी कीमत पर आपको उस घर के नतीजे कहीं न कहीं नहीं मिलते। तो आइए समझते हैं कि केतु उन नतीजों को कैसे जाहिर करता है और हम केतु के मालेफिक इरादे से कुछ हद तक कैसे उबर सकते हैं, और हम कम से कम कुछ ऐसे काम कैसे कर सकते हैं जहां केतु बैठा है वहां हमें कुछ नतीजे मिल सके। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा,
केतु उस राशि और घर के सारे नतीजों को नकार देता है और सोख लेता है जिसमें वो बैठा है, और उस ग्रह के भी जिसके साथ वो बैठा है। तो ये आपसे क्या करवाता है? जैसे एक टीनेजर जो महसूस करता है कि मुझे ही क्यों, मुझे ये सब करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? तुम हमेशा मुझसे चीजें क्यों करवाना चाहते हो? और हर वक्त टाल मटोल करना नहीं चाहना, इस बात के खिलाफ बगावती होना, न करना चाहना, यही केतु है। केतु पूरी तरह बेदिलचस्प है। ये आपको कोई एनर्जी नहीं देता कि आप जाएं और कुछ करें और उस घर के नतीजों के लिए मेहनत करें। ये नाराजगी पैदा करने वाला है। तो मिसाल के तौर पर अगर केतु लग्न में बैठा है तो इंसान अपनी इज्जत की ज्यादा परवाह नहीं करता। इंसान इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करता कि वो कैसा दिखता है, कैसी बू आती है, उसकी हाइजीन कैसी है, उसकी सेहत कैसी है और लोग उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि वो बस बेदिलचस्प है। इसीलिए अक्सर लग्न में पहले घर में केतु के साथ आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो इतने वेल ग्रूम्ड नहीं होते, थोड़े अस्त व्यस्त और शायद छोटी सी दाढ़ी या बियर्ड भी रखते हो, और ये चीज शनि के साथ भी कुछ हद तक जुड़ी है। लेकिन केतु भी इन नतीजों को बेनिफिट करता है। और लग्न में पहले घर में केतु की वजह से और जिंदगी से जुड़ा कुछ भी करने की कम एनर्जी की वजह से अक्सर ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत स्लो मोमेंटम वाले नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में इतना अच्छा नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि वो बस कुछ, आप जानते हैं, आम लोग हैं। यानी ये बस एक और आम इंसान है, आप और मेरी तरह एक और शख्स, जनता का हिस्सा। और इसलिए ऐसे लोगों को जिंदगी में लग्न में केतु की वजह से संघर्ष जरूर होते हैं। अगर कोई दूसरा मालेफिक केतु के साथ पहले घर में आ जाए तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, खास तौर पर सेहत की चुनौतियां गंभीर हो सकती हैं। उसकी जिंदगी में कम से कम एक ऐसा वाकया जरूर होगा जिसने उसकी इज्जत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और समाज में उसकी जगह को चैलेंज किया, और उसका आत्मसम्मान और समाज से मिलने वाला इज्जत बुरी तरह चैलेंज होता है और तनाव में रहता है। तो किसी के भी लग्न में केतु है, खास तौर पर किसी भी मालेफिक के साथ, चाहे वो शनि हो या सूरज भी शामिल हो, तो सेहत, इज्जत, जिंदगी में आगे बढ़ने, आमतौर पर तरक्की करने में कुछ न कुछ चैलेंज जरूर होंगे। अगर राहु भी पहले घर की एनर्जी में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर केतु पहले घर में है तो राहु सातवें घर में होगा, और राहु और केतु का सातवां आस्पेक्ट संदिग्ध और बहुत ही कमजोर होता है। हालांकि मिसाल के तौर पर अगर सातवां भाव का स्वामी जाकर लग्न में बैठ जाए, और क्योंकि राहु सातवें घर में है, तो ये राहु का लग्न पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालने जैसा ही है। तो फिर शख्स उस चीज में पूरी तरह बेदिलचस्प होता है जो उसे पसंद नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो चालाकी, मैनिपुलेशन, घपला, शॉर्टकट इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। तो ये हमेशा होगा जहां भी राहु, वो ग्रह, जिस राशि का ग्रह जहां राहु बैठा है, वो केतु के रिश्ते से उस राशि या घर में आ जाए। यानी सातवां भाव का स्वामी केतु और राहु एक्सिस के रिश्ते से पहले घर में आ जाए, तो जरूर वो शख्स शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन उस घर के नतीजे पाने में मुश्किल से कोई मेहनत करेगा जिसमें वो बैठा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि कभी कभी शख्स अपने करियर या बच्चे पाने या पढ़ाई या हाई स्टडीज में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा होगा, और उस घर के नतीजे केतु की अफ्लिक्शन की वजह से नहीं मिल पाएंगे। और राहु की एनर्जी सातवें भाव के स्वामी के जरिए पहले घर में आ जाए जहां केतु बैठा है, मान लीजिए हम इसे पहला घर कहते हैं, तो शख्स वहां भी पहुंचने के लिए चालाकी, मैनिपुलेशन, धोखाधड़ी, अनैतिक मैकेनिज्म इस्तेमाल करेगा। तो जब ऐसा हो तो इंसान को बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर केतु किसी नेगेटिव राशि में आ जाए जिससे वो शत्रुता रखता है, मिसाल के तौर पर मेष राशि में, तो मेष राशि एक गो गेटिंग एनर्जी वाली राशि है और केतु हर चीज को सोख लेने वाला ग्रह है। तो मंगल की पोजीशन और मेष राशि की वजह से इंसान के पास जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी होगी, केतु वो भी सोख लेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी सोख लेता है जो उस राशि या घर का स्वामी है जहां केतु बैठा है, और इसीलिए केतु एक डबल वहमी है। अगर केतु दूसरे घर में आ जाए तो शख्स को आमदनी और बचत में कोई दिलचस्पी ही नहीं नजर आएगी। शख्स के पास पैसा आ सकता है, लेकिन वो लगभग सब कुछ खर्च कर देगा। शख्स निवेश नहीं करेगा, या अगर वो किसी घर या रियल एस्टेट या किसी चीज में, यहाँ तक कि स्टॉक्स में भी पैसा लगाता है, तो आप पाएंगे कि शख्स को प्रॉपर्टी के रिटर्न के मामले में हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती क्योंकि कोई लिटिगेशन हो जाता है और शख्स को प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ती है, प्रॉपर्टी डिस्पोज करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी किसी और को दे देनी पड़ती है,
या कोई और प्रॉपर्टी का मजा लेता है। ये भी हो सकता है। दूसरे घर में केतु का मतलब ये भी हो सकता है कि शख्स का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जो घर भी बहुत बार बदलता रहता है। दूसरी तरफ चौथे घर में केतु आपको अपनी प्रॉपर्टी बनाने, अपना घर लेने नहीं देगा। कभी कभी ये सारी एनर्जी सोख लेगा ताकि आपको घरेलू सुख या घरेलू खुशी भी ना मिले। मानसिक शांति नहीं मिल सकती, माँ का प्यार नहीं मिल सकता। घर, गाड़ियां, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे मटेरियल बेनिफिट भी पाना मुश्किल हो सकता है और आप उन्हें पाने के लिए संघर्ष करेंगे। या आपके पास है लेकिन आप उनका मजा नहीं उठा पाते, आपकी एनर्जी वहां नहीं है। अगर केतु चौथे घर में है तो आपके पास गाड़ी हो सकती है लेकिन आप गाड़ी का मजा नहीं उठा पाएंगे। आपको ड्राइविंग पसंद नहीं आएगी, आप जानते हैं, और भले ही आप गाड़ी में हो, आपका दिमाग कहीं और होगा या आप ज्यादातर ट्रैफिक जाम में फंसेंगे। आप ड्राइविंग से नफरत करने लगेंगे, मिसाल के तौर पर, या आपको गाड़ी, वाहन की परेशानियां आएंगी और फिर आप गाड़ी के मालिक होने का भी मजा लेना बंद कर देंगे क्योंकि हर वक्त आप पाएंगे कि गाड़ी मुसीबत में है या घर में हर वक्त कोई चैलेंज है। तो ये चैलेंज जरूर होंगे। केतु आपको उस घर से फायदा उठाने नहीं देगा जिसमें वो बैठा है और उस राशि से भी जिसमें वो बैठा है। अगर केतु कर्क राशि में है, खास तौर पर चौथे घर में, तो शख्स बहुत ही ठंडा, भावनाहीन, बेपरवाह नजर आ सकता है। दूसरी तरफ कभी कभी केतु आपसे बहुत मेहनत भी करवा सकता है लेकिन आपके तरीके असली या सचमुच परवाह करने वाले नहीं लग सकते। लोग आपको किसी ऐसे शख्स के तौर पर देख सकते हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव है और ये शख्स परवाह नहीं करता और इसीलिए इतना दिखावा या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है बजाय इसके कि असल में उसका मतलब हो। तो ये मिसाल के तौर पर चौथे घर में केतु की एक डेफिनेटली टफ प्लेसमेंट है, खास तौर पर अगर ये कर्क से जुड़ जाए। और अगर केतु पांचवें घर में है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, या तो आपके बच्चे नहीं होंगे या बच्चों से दूरी नजर आएगी, या सीधे शब्दों में कहें तो आप अपने बच्चों से भावनात्मक या शारीरिक या आर्थिक तौर पर फायदा नहीं उठा पाएंगे। यानी आपके बच्चे हैं लेकिन आप उनके साथ वक्त नहीं बिता पाते क्योंकि आप हमेशा काम कर रहे होते हैं या हमेशा दूर रहते हैं। और भले ही आप चाहें, आपको अपने बच्चों तक इतनी आसानी से एक्सेस नहीं मिलती, या आप और बच्चों के बीच कोई शारीरिक दूरी है क्योंकि आप काम करते हैं, ज्यादातर वक्त दूर रहते हैं, आप दूसरे देश में हैं, या आपके और बच्चों के टाइमलाइन मैच नहीं करते और आपको उनके साथ मुश्किल से ही वक्त मिल पाता है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे आपसे दूर चले जाएं, आप जानते हैं, या तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी चैलेंज की वजह से, जिसकी वजह से बच्चे, मिसाल के तौर पर, आपके पार्टनर के साथ रह जाते हैं, या बच्चे बड़े होने के बाद वो हॉस्टल एजुकेशन के लिए चले जाते हैं और फिर बाद में विदेश या किसी दूसरे देश चले जाते हैं और आपको उन तक पर्याप्त एक्सेस नहीं मिल पाती। ऐसी केतु प्लेसमेंट का मतलब ये भी होगा कि कभी कभी बच्चे आपसे इतने अटैच्ड नहीं हो सकते इन सब वजहों से और शायद किसी और चीज से, और आप पाएंगे कि आपको भावनात्मक अटैचमेंट नहीं मिलता या बच्चों से दूरी ज्यादा है और ये ऐसा है जैसे बच्चे आपकी जिंदगी में मौजूद ही नहीं है। पांचवें घर में केतु की मौजूदगी रोमांटिक रिलेशन में भी आपको परेशानी दे सकती है। आप एक रिश्ते में आते हैं और किसी वजह से वो टूट जाता है, फिर आप आते हैं और कभी कभी ये आपको अपना इमोशनल साइड दिखाने, वो प्यार और देखभाल दिखाने में मदद या इजाजत नहीं देता जो आप अपने पार्टनर या अपने जीवन साथी या अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना चाहते हैं, जिससे पार्टनर को लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, या आप में रिश्ते में रहने की क्षमता ही नहीं है, या आप रिलेशन के लायक नहीं है। तो अक्सर रिश्ते में शुरुआती चैलेंज हो सकते हैं जिनकी वजह से एक दो बार ब्रेकअप भी हो सकता है। शख्स खास तौर पर करीब आ सकता है अगर सातवें घर, छठे घर की अफ्लिक्शन भी हो। छठे घर में केतु एक बहुत ही ट्रिकी पोजीशन है। क्यों? सबसे पहले छठा घर करियर का, नौकरी का, किसी के अंडर काम करने का, सहकर्मियों का, कंपटीशन पर काबू पाने का घर है। लेकिन छठे घर से केतु अपने पांचवें एस्पेक्ट से करियर के 10वें घर को भी देख रहा है, जिसका मतलब है कि केतु नौकरी और करियर के छठे घर के नतीजों को सोख रहा है, साथ ही उस 10वें घर के नतीजों को भी सोख रहा है जहां आपके सुपरवाइजर के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं या आप अपनी पहचान बना पाते हैं और ये दिखा पाते हैं कि आप एक एसेट है। तो 10वें घर में केतु भी यही काम करेगा, आपको सुपरवाइजर रखने नहीं देगा, दिखाएगा कि आप बेदिलचस्प है, कि आपको परवाह नहीं, और आपको सचमुच परवाह नहीं है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या नहीं, या आप कोशिशें किसी और दिशा में करते नजर आते हैं। आपके मैनेजर और सुपरवाइजर आपके काम करने के तरीके, आपकी वर्क एथिक्स से, आप जानते हैं, इम्प्रेस ही नहीं होते।
और कई बार उन्हें लगता है कि ये शख्स बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन सारी गलत दिशाओं में। वो उन चीजों में मेहनत करता है जो वो बिजनेस नहीं समझता। वो नहीं समझता कि बॉस क्या चाहते हैं। तो ये चैलेंज हमेशा रहेगा। मिसाल के तौर पर 10वें घर में केतु के साथ 9वें घर में केतु आपको, आप जानते हैं, या तो हायर स्टडीज में दिलचस्पी नहीं लेने देगा, या आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हायर डिग्री आप तक नहीं आ सकती। विदेश जाना, लॉन्ग जर्नी लेना आप तक नहीं आ सकता। धर्म या थियोलॉजी या आध्यात्म में दिलचस्पी आपको नसीब नहीं हो सकती। तो इसका एकदम उलट हो सकता है। 12वें घर में केतु कुछ हद तक ज्यादा आध्यात्मिक नजर आता है, यहाँ तक कि मोक्ष की राशि भी। हालांकि मोक्ष सिर्फ एक प्लेसमेंट की वजह से आपको नहीं मिल जाता। मोक्ष आपको तभी मिलता है जब आप बहुत सबमिसिव होते हैं, आप जिंदगी की सारी मटीरियलिस्टिक परस्यूट से दूर रहते हैं और आप एक सच्चे इंसान होते हैं। आप हमेशा इंसानियत की सेवा कर रहे होते हैं और अपने रास्ते से नहीं डिगते, लालच नहीं करते, मैनिपुलेशन नहीं करते। तो 12वें घर में केतु का होना और उस आध्यात्म की तरफ बढ़ना जो आपको मोक्ष गारंटी करता है, एक टफ टास्क है। सिर्फ 12वें घर में केतु की प्लेसमेंट की वजह से कोई गारंटी नहीं है। अब जहां केतु अकेला आपके लिए ये एनर्जी ला सकता है, वहीं एक घर में केतु और शनि आपसे कोशिश करवाएंगे और कुछ मेहनत करवाएंगे और उस घर की कोशिशों या खूबियों के बारे में ऑर्गेनाइज्ड रहवाएंगे। अगर केतु और शनि 10वें घर में है तो आप काम पर थोड़े ऑर्गेनाइज्ड रहने की कोशिश करेंगे। हालांकि केतु की वजह से आप पर्याप्त ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जिसकी वजह से आप कुछ इस तरह का कर सकते हैं। आप जानते हैं, सही चीज को सही फोल्डर में रखना और सही टेम्पलेट इस्तेमाल करना। लेकिन इतना नहीं कि आप कोई ऐसे शख्स लगे जो बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड है, क्योंकि शनि डेडिकेशन, कमिटमेंट और लॉयल्टी का ग्रह है। तो वो चैलेंज केतु आपको हमेशा देगा। केतु के साथ मंगल का मतलब है कि केतु मंगल की सारी एनर्जी सोख लेता है। तो क्या होता है, आप कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन आप कड़ी मेहनत के खिलाफ, आप जानते हैं, कड़ाई से लड़ना चाहते हैं। तो अगर आपके बॉस आप पर दबाव डालते हैं, आप कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? आप ज्यादा एनर्जी क्यों नहीं लगाते? तो आप बॉस से बहस करने में ज्यादा एनर्जी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें पर्याप्त एनर्जी नहीं लगाते जो बॉस करवाना चाहता है। तो ये केतु और मंगल के साथ एक ऑक्सीमोरोन है। और केतु और मंगल का आमतौर पर मतलब ये होता है कि जहां भी वो बैठे हों, अगर वो बैठे हैं, मिसाल के तौर पर 10वें घर में, तो घुटनों में कुछ चोट लग सकती है, घुटनों पर टांके लग सकते हैं, घुटनों को कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, और घुटनों पर चोट या टांके या कुछ भी के और भी कुछ निशान हो सकते हैं, या कुछ आग, आप जानते हैं, जलने के निशान भी वहां हो सकते हैं। तो केतु और मंगल के साथ बहुत बहुत सावधान रहें। केतु के साथ चंद्रमा का मतलब ये हो सकता है कि आप कोई ऐसे शख्स नहीं लगते जो लोगों के साथ सहानुभूति रख सके, लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख सके, और ये आपको ऐसा भी बना सकता है कि आप नहीं लगे। आप कोई ऐसे शख्स लग सकते हैं जो बहुत डल है, आपके चेहरे पर कम रेडियंस हो सकती है, आपके एटीट्यूड में हताशा हो सकती है। तो कम एनर्जी वाला, कम दिलचस्पी वाला, और कोई ऐसा शख्स नहीं जो चमकदार हो, आप जानते हैं, वो खूबी नजर आएगी। कभी कभी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपनी माँ से ममता में ही प्यार नहीं मिलता, या आप अपने बच्चों के लिए भी अपने अंदर वो खूबी विकसित नहीं कर पाते। तो केतु की प्लेसमेंट अलग अलग ग्रहों के साथ, बहुत मालेफिक ग्रहों के साथ, आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा मालेफिक इलाके और नतीजे जोड़ सकती है, और इसीलिए ये जरूरी है कि आप केतु पर ध्यान दें और फिर केतु की बहुत नेगेटिव प्लेसमेंट का इलाज करें। तो मिसाल के तौर पर, अगर केतु कर्क राशि में है और वो भी, मान लीजिए, मंगल के साथ, जहां मंगल कर्क में नीच का हो जाता है, और मान लीजिए या तो पहले घर या चौथे घर या 5वें घर में, जो नौकरी बदलने का भी घर है, क्योंकि 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है, तो ऐसी एनर्जी से दूर जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मंगल का नीच का होना मतलब आपके लिए कुछ करने की कोई एनर्जी नहीं। केतु आपको पूरी तरह आलसी बना देगा, और ये एक टफ कॉल है। हालांकि अगर शनि मजबूत है तो भी आप ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं, आप अभी भी मेहनत कर सकते हैं, और आप अभी भी कड़ी मेहनत करने और अपने मैनेजर और सुपरवाइजर को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, और ज्यादा इनिशिएटिव ले सकते हैं, और किसी ऐसे शख्स को रख सकते हैं जो एक वाइज काउंसिल है, जो हमेशा आपको गाइड करता है और आपका साथ देता है और आपको धक्का देता है। तो परिवार में या काम पर किसी से कहें, जो घर पर आपका जीवन साथी है, और शायद काम पर कोई सहकर्मी है, जहां भी आप हो, लोगों से अच्छे तरीके से आपको धक्का देते रहने के लिए कहने की कोशिश करें। तो घर पर अपने जीवनसाथी से कहें कि वो आपको घर पर मदद करने,
घरेलू चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेने की तरफ धकेलती रहें। 10वें घर में अपने सुपरवाइजर और अपने सहकर्मियों और अपने जूनियर्स से कहें कि वो आपको धकेलते रहें, आपको बताते रहें, इसे करना है, इसे भेजना है। अपने कैलेंडर में रिमाइंडर डालें। दूसरों से कहें कि वो आपको रिमाइंडर से बॉम्बार्ड करते रहें ताकि आप हमेशा अपने काम के टॉप पर रहें। अगर आप अकेले छोड़ दिए जाते हैं तो शायद आप में इसे करने की एनर्जी या जोश नहीं मिल पाएगा। तो जब आप ऐसा करते हैं, जब आप अपने सुपरवाइजर या मैनेजर से कहते हैं कि मुझे धकेलते रहिए, मुझे, आप जानते हैं, फिर से पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करते रहिए, तो मैं कोशिश करूंगा और आप जानते हैं, यकीन दिलाऊंगा कि काम हो जाएगा। तो सुपरवाइजर या मैनेजर समझ जाएगा कि इस शख्स को धकेलने, याद दिलाने, कभी कभी उकसाने की जरूरत है और काम हो जाएगा। तो आपको केतु को उस तरीके से हैंडल करना होगा जो, आप जानते हैं, ऑर्डरली, स्ट्रक्चर्ड हो और सबसे मजबूत प्लेनेटरी एनर्जी का इस्तेमाल करता हो। तो अगर केतु किसी के साथ जुड़ा है, मिसाल के तौर पर गुरु के साथ, तो हमेशा किसी और को फैसले लेने में, वाइज फैसले, आखिरी फैसले, यहां तक कि बिजनेस फैसले या कम्युनिकेशन फैसले मेल भेजने से पहले शामिल करें, या अपने बॉस को लूप में रखें, या आप जानते हैं, इसे बॉस से बेहतर बनवाएं, खास तौर पर अहम कम्युनिकेशन के लिए, इसे भेजने से पहले, और फिर आप बेहतर होंगे। दूसरा, केतु के साथ ये बहुत बहुत अहम है। याद रखें कि केतु का देवता दर्शाता है कि कोई ऐसा जिसका सिर नहीं है लेकिन उसके हाथ में एक तेज चीज है। तो जब केतु की दशा या अंतर्दशा आती है तो बड़ा बदलाव और अचानक बदलाव आपके पास आता है और आप नहीं जानते कि आपको क्या मारा। तो केतु दशा और अंतर्दशा के दौरान जहां बड़े बैंक बदलाव आ सकते हैं, अचानक बदलाव आ सकते हैं और लेटिंग गो बदलाव आ सकते हैं, जहां बिजनेस बदलना, नौकरी बदलना, रिश्ता बदलना, लोकेशन बदलना, कुछ भी आ सकता है और आपको परेशान कर सकता है और आप जानते हैं, दिमाग को वाकई परेशान कर सकता है। इसके लिए तैयार रहें और उस जगह के बारे में कड़ी मेहनत करें जहां उस घर की सारी खूबियां हैं जिसमें केतु बैठा है। तो फिर बदलाव इतना ड्रास्टिक नहीं होगा, आप इसके लिए तैयार होंगे और आप इसे पॉजिटिव नतीजों के साथ बाहर आने के लिए भी बदल सकते हैं, बजाय नेगेटिव नतीजों के। मिसाल के तौर पर अगर केतु 10वें घर में है और केतु दशा या अंतर्दशा आ रही है, तो डेफिनेटली नौकरी या करियर के बारे में कुछ, आपके काम करने का तरीका आ सकता है, आपके सुपरवाइजर के साथ रिश्ते के बारे में आ सकता है, लोकेशन, प्रोजेक्ट वर्क, हर चीज, कुछ बदलाव आ सकता है। तो केतु दशा आने से कुछ महीने पहले सब कुछ ऑर्डर में रखें, बहुत कड़ी मेहनत करें, अपने सुपरवाइजर के साथ अच्छे रिश्ते रखें, शायद दशा या अंतर्दशा शुरू होने से 6 महीने पहले, ताकि जब तक दशा आए और किक इन करे, आप केतु द्वारा उछाले जाने वाले किसी भी नेगेटिव टेंडेंसी का सामना करने के लिए तैयार हों, क्योंकि आप दस्तावेजों से लैस हैं, आप कड़ी मेहनत के रिकॉर्ड से लैस हैं, आप अपने सहकर्मियों और अपने बॉस के साथ रिश्तों पर बहुत मेहनत करने से लैस है और आप ऐसी अफ्लिक्शन पर काबू पा सकते हैं। दान देना, गरीबों की मदद करना, एक इंसानियत भरा दिल रखना, अपनी सहानुभूति पर काम करने की कोशिश करना, जिंदगी में ज्यादा सपोर्टिव होना, ज्यादा मददगार होना, जब कोई मदद मांगे तो कभी ना कहना, केतु की एक बहुत ही अहम खूबी है और ये केतु के पॉजिटिव साइड को मजबूत करती है। और एक एथिकल बिहेवियर रखना, यथार्थिक प्लान न बनाना जो राहु आप पर थोप सकता है, खास तौर पर 6ठे घर में केतु, 12वें घर में राहु के साथ, जहां राहु आपको यथार्थिक प्लान बनाने पर मजबूर कर सकता है। तो अपने प्लान या कम्युनिकेशन को किसी ऐसे शख्स के जरिए वेट करने की कोशिश करना जो आपका सहकर्मी या काम पर आपका मैनेजर है और घर में जीवन साथी के साथ बहुत अहम है। तो केतु के साथ बहुत सारी आने वाली चीखें खराब हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन सही एटीट्यूड, सही बिहेवियर, सही अप्रोच, सही वाइज काउंसिल और आपके पास जो सही सपोर्ट है, उसके साथ आप डेफिनेटली केतु के मालेफिक इरादे से उबर सकते हैं और उसे ज्यादा पॉजिटिव, आप जानते हैं, नतीजों की तरफ मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही केतु के बारे में मेरी तहकीकात और ये कि ये क्या मालेफिक नतीजे दे सकता है, खास तौर पर ज्यादा मालेफिक एनर्जी के इससे जुड़ने पर, और इसका इलाज कैसे करें। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरी वीडियो शेयर करें और प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चल सके कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे पास से कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचें।
जब तक हम दूसरे वक्त मिलते हैं, ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।